नमस्कार। आज हम भारत के संविधान निर्माण की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। ये सिर्फ देश का सर्वोच्च कानून नहीं है, बल्कि ये वो दस्तावेज है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो इस जटिल और आकर्षक प्रक्रिया को परत दर परत खोलती है। हमारा मकसद है इस सफर के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों को समझना, उन लोगों को याद करना जिन्होंने इसे संभव बनाया, और ये जानना कि संविधान में ऐसा क्या खास है जो आज भी प्रासंगिक है। ये सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं होगा, बल्कि उस दौर की सोच और सपनों को समझने की एक कोशिश है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहानी सिर्फ कानून बनाने की नहीं है, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म की है। स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने किस तरह के देश की कल्पना की थी, इसकी झलक हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया में साफ मिलती है। और ये प्रक्रिया अपने आप में किसी कहना चाहिए रोमांचक यात्रा से कम नहीं थी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बात शुरू होती है ब्रिटिश राज के आखिरी सालों से। उस समय भी कुछ कानून तो थे, जैसे 1909, 1919 और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जी। लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, और इनमें भारतीयों की अपनी नियति तय करने की भूमिका वो बहुत सीमित थी। स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि अपना शासन खुद बनाने के लिए भी थी। हाँ, और यही मांग स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्रीय बिंदु बन गई कि भारत का संविधान बाहरी ताकतें नहीं, बल्कि भारतीय खुद बनाएंगे। यह सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की इच्छा नहीं थी, बल्कि अपने भविष्य का खाका खुद खींचने का अधिकार हासिल करने की एक गहरी ललक थी। इसी मजबूत इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप 1946 में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। जी। ये वो ऐतिहासिक संस्था थी जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखने का जिम्मा सौंपा गया। संविधान सभा, इसके गठन का तरीका भी काफी अनोखा था, है ना? मैंने पढ़ा कि इसमें शुरुआत में 389 सदस्य थे। हालांकि देश के विभाजन के बाद ये संख्या 299 रह गई। लेकिन ये सदस्य चुने कैसे गए थे? क्या कोई आम चुनाव हुए थे? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। नहीं, उस समय आज जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित सीधे चुनाव नहीं हुए थे। इन सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मौजूदा सदस्यों ने चुना था। और इसमें खास तरीका अपनाया गया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, वो भी एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से। इसका उद्देश्य था कि विभिन्न समुदायों और समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके। साथ ही रियासतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का प्रावधान था। तो मतलब सीधे चुनाव न होते हुए भी कोशिश ये थी कि सभा में भारत की पूरी विविधता दिखे। निश्चित रूप से इसमें सामान्य सीटों के अलावा मुस्लिमों और सिख समुदायों के लिए अलग से सीटें आवंटित थीं, और अन्य वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, एंग्लो इंडियंस, पारसियों, सभी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था। ये वाकई उस समय के भारत का एक लघु संस्करण था। आप सोच सकते हैं कि इतनी विविधता वाले समूह के लिए एक मत होकर नियम बनाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और इसी समावेशी प्रकृति ने शायद बाद में संविधान को व्यापक स्वीकृति दिलाने में भी मदद की होगी। बिल्कुल। जब अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों के लोगों ने महसूस किया कि उनके प्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण कार्य में शामिल हैं, तो संविधान के प्रति एक अपनत्व का भाव जागा। ये सिर्फ कुछ नेताओं का दस्तावेज नहीं, बल्कि पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतीक बना। वहाँ के अध्यक्ष थे और पूरी कार्यवाही का कुशलता से संचालन किया। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिनका कानूनी ज्ञान और सामाजिक न्याय की दृष्टि अमूल्य थी, और जिन्हें हम अक्सर संविधान का शिल्पकार कहते हैं। हाँ, और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसने संविधान की आत्मा और दिशा तय की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी दूरदर्शिता और दृढ़ता ने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में एकीकृत करने जैसा असंभव सा काम संभव कर दिखाया। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि संविधान सिर्फ इन्हीं कुछ महान नेताओं की देन है? देखिए, ये एक आम धारणा है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये नेता निश्चित रूप से मार्गदर्शक थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संविधान सभा में सैकड़ों अन्य सदस्य थे, वकील, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, जिन्होंने घंटों बहस की, अपने तर्क रखे, असहमति जताई और संविधान के हर शब्द, हर अनुच्छेद पर गहन विचार विमर्श किया।
इसलिए हमारा संविधान वास्तव में इन सभी के सामूहिक ज्ञान, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम का परिणाम है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक सामूहिक विवेक की उपज है, कहना चाहिए। आपने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का जिक्र किया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसे पेश किया था। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आप इसे संविधान की नींव का पत्थर कह सकते हैं। ये वो दस्तावेज था जिसने संविधान सभा के सामने लक्ष्य स्पष्ट किया कि हमें कैसा भारत बनाना है। इसी प्रस्ताव ने घोषणा की कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा। स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य। हाँ, यानी एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हो और जिसका प्रमुख चुना हुआ हो, वंशानुगत नहीं। और इसमें नागरिकों के लिए क्या वादे थे? इसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ये सब सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया था। ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी बात कर रहा था, जो उस समय के लिए, अब सोचिए, बहुत प्रगतिशील सोच थी। इसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ खास था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। यह दिखाता है कि हमारे संस्थापक एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते थे जहां कोई भी समूह पीछे न छूटे, मतलब सबका साथ हो। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव थोड़े संशोधनों के साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियाम्बल बना, जो आज भी संविधान के मूल दर्शन और मूल्यों का सार प्रस्तुत करती है। चलिए अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसने इन महान विचारों को कानूनी शक्ल दी, यानी संविधान का मसौदा तैयार करना। इसके लिए प्रारूप समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। जी हाँ, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति पर जिम्मेदारी थी कि सभा में हुई बहसों और विभिन्न समितियों की रिपोर्टों के आधार पर संविधान का एक सुसंगत मसौदा तैयार करे। ये बहुत ही जटिल और श्रम साध्य कार्य था। और समिति ने ये काम कैसे किया, मतलब क्या प्रक्रिया थी? समिति ने पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। इस मसौदे को सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे आम जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया गया। अच्छा। अखबारों में छपा, विशेषज्ञों, संगठनों और आम नागरिकों से सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित की गई। करीब 8 महीने तक इस पर सार्वजनिक बहस चली। ये तो कमाल की बात है। मतलब संविधान बनने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। बिल्कुल, ये पारदर्शिता और जन भागीदारी का एक, आप कह सकते हैं, उत्कृष्ट उदाहरण था। समिति को हजारों सुझाव और आपत्तियां मिली। उन्होंने इन सभी पर गंभीरता से विचार किया और प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर मसौदे में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए। इसके बाद ही दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में पेश किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के कारण ही हमारा संविधान इतना विस्तृत और व्यापक बन पाया। और शायद इसीलिए ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। हाँ, इसकी लंबाई अक्सर चर्चा का विषय रहती है। जब ये लागू हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। आज संशोधनों के बाद इसमें लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसकी विशालता दर्शाती है कि निर्माताओं ने शासन, नागरिक अधिकार, केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हर संभव पहलू पर कितनी बारीकी से विचार करने की कोशिश की, ताकि भविष्य में किसी अस्पष्टता की गुंजाइश कम से कम रहे। इतनी लंबी और गहन प्रक्रिया के बाद आखिरकार वो दिन आया जब संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। मुझे याद है, अब इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। सही याद दिलाया आपने। इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष ने मसौदे पर हस्ताक्षर किए और इसे पारित घोषित किया गया। कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद से जुड़े अनुच्छेद वो तो तुरंत लागू हो गए। लेकिन पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तारीख को चुनने का क्या कारण था, जबकि संविधान नवंबर में ही तैयार हो गया था? 2 महीने का इंतजार क्यों? हाँ, इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और कहना चाहिए भावनात्मक कारण है। दरअसल 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के बाद रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज यानी पूरी स्वतंत्रता का संकल्प लिया था।
और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति को बनाए रखने और उसके महत्व को सम्मान देने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 की तारीख को संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए चुना। इस दिन भारत सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, जिसके बारे में अक्सर बात होती है, हमारे संविधान के स्रोत। कहा जाता है कि हमने दुनिया के कई संविधानों से प्रेरणा ली है। कभी कभी मजाक में इसे उधार का थैला भी कह दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने दूसरे देशों के अनुभवों से सीखने में कोई संकोच नहीं किया। ये अच्छी बात है। लेकिन इसे महज उधार लेना या नकल करना कहना, इसकी जटिलता को कम आंकना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा था कि किसी नए संविधान में कुछ मौलिक चीजें हो सकती हैं, लेकिन शासन के बुनियादी सिद्धांतों में बहुत ज्यादा नयापन लाना संभव नहीं होता। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कहां से क्या लिया, बल्कि ये कि हमने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप कैसे ढाला, ये जरूरी है। तो ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि एक तरह का वैचारिक संश्लेषण था। कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि हमने प्रमुख विचार कहाँ से लिए और उन्हें कैसे भारतीय बनाया? जरूर। अगर हम सरकार के स्वरूप की बात करें तो हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का मॉडल लिया, क्योंकि हम इस प्रणाली से कुछ हद तक परिचित थे। लेकिन हमने ब्रिटिश मॉडल की हूबहू नकल नहीं की। जैसे हमारा प्रमुख चुना हुआ राष्ट्रपति है, ब्रिटेन की तरह वंशानुगत राजा या रानी नहीं। हाँ, ये अंतर है। नागरिकों के अधिकारों के लिए हमने अमेरिका के मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स से प्रेरणा ली, लेकिन हमने उन पर समाज हित में कुछ उचित प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान रखा, जो अमेरिकी प्रणाली से थोड़ा अलग है। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार भी अमेरिकी संविधान से काफी प्रभावित है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो कहाँ से आए? बॉम्बे आइलैंड के संविधान से लिए। ये सरकार के लिए एक तरह से नैतिक निर्देश हैं कि उन्हें कैसी नीतियां बनानी चाहिए। हालांकि ये मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मॉडल अपनाया, जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी समझा गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट का विचार लिया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का भी। अच्छा। फ्रांस और सोवियत संघ का भी कुछ प्रभाव रहा। हाँ बिल्कुल, फ्रांस की क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारी प्रस्तावना के मूल मंत्र बने। और बाद में 42nd संशोधन द्वारा सोवियत संघ से प्रेरित मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा भी वो भी काफी हद तक सोवियत मॉडल से प्रभावित थी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक चयनात्मक प्रक्रिया थी, जहां दुनिया भर के अनुभवों से सीखा गया और उन्हें भारत की जमीन के, भारत की जरूरतों के अनुकूल बनाया गया। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे अलग अलग स्रोतों से विचारों को लेकर एक सामंजस्यपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया। अगर हमें कुछ प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त में बताना हो तो वो क्या होंगी, की फीचर्स? भारतीय संविधान की कई अनूठी विशेषताएं हैं। हाँ, कुछ प्रमुख खिनवाताओं। पहला तो सबसे लंबा लिखित संविधान, जैसा हमने बात की। हाँ। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से लिया गया लेकिन भारतीय जरूरतों के अनुसार ढाला गया। तीसरा, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, कुछ प्रावधान आसानी से बदले जा सकते हैं, कुछ के लिए जटिल प्रक्रिया है। ये संतुलन स्थिरता और अनुकूलन क्षमता दोनों देता है। चौथा, एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघीय व्यवस्था। केंद्र मजबूत है पर राज्यों को भी स्वायत्ता है। फिर सरकार का संसदीय स्वरूप है, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। हमने बीच का रास्ता अपनाया है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, पूरे देश के लिए एक मौलिक अधिकार है, नागरिकों के लिए गारंटी। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। मौलिक कर्तव्य भी। हाँ, मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल, बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। एकल नागरिकता है, राज्यों की अलग नहीं। स्वतंत्र निकाय जैसे चुनाव आयोग, CAG, UPSC, और अब तो त्रिस्तरीय सरकार भी है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन।
ये सूची ही दर्शाती है कि ये कितना व्यापक दस्तावेज है और इसे बनाने में समय और मेहनत भी खूब लगी होगी। बिल्कुल। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। संविधान सभा को अपना काम पूरा करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। हाँ, इस दौरान कुल 11 सत्र हुए, जो लगभग 165 दिनों तक चले। संविधान के मसौदे पर ही, सिर्फ ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक बहस हुई। बाप रे, 114 दिन सिर्फ बहस। जी हाँ, और ये दिखाता है कि संविधान निर्माण कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। हर खंड, हर अनुच्छेद पर बारीकी से विचार किया गया, बहस हुई, संशोधन प्रस्तावित किए गए। करीब 2400 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ था और फिर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई। अनुमान है कि इस पूरी प्रक्रिया पर उस समय लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ये सब उस गंभीरता और समर्पण को दर्शाता है जिसके साथ हमारे निर्माताओं ने इस राष्ट्र निर्माण के कार्य को अंजाम दिया। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान का निर्माण एक गहन, विचारशील और असाधारण रूप से समावेशी प्रक्रिया थी। यह महज एक नियमावली नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत की आकांक्षाओं, उसके मूल्यों और उसके भविष्य के सपनों का प्रतिबिंब है। इसीलिए इसे अक्सर एक जीवित दस्तावेज, लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जीवित इसलिए क्योंकि ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। समय और समाज की बदलती ज़रूरतों, चुनौतियों और आकांक्षाओं के अनुसार इसमें संशोधन किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं। अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने इसे इतना लचीला बनाया कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी प्रासंगिक बना है सके। आज की हमारी बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि संविधान सभा ने किस तरह विविध मतों और विचारधाराओं के बीच संतुलन साधते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो न केवल उस समय के भारत को एकजुट कर सका, बल्कि आज भी इतने विशाल और विविध देश का मार्गदर्शन कर रहा है। और अंत में शायद ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समतामूलक, न्यायपूर्ण और समावेशी भारत का सपना इस दस्तावेज के जरिए देखा था, जिसमें हर नागरिक को गरिमा और अवसर मिले, उस सपने को हम आज जमीनी हकीकत में कितना बदल पाए हैं, ये सवाल हमें लगातार खुद से और अपने समाज से पूछते रहना होगा। क्योंकि संविधान का असली मतलब कागज पर लिखे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में उसके साकार होने में है।